Good afternoon, students. I hope you all are fit and fine at your home. So, today we are going to start our new chapter of SPL, chapter number 4, Understanding Laws. So, firstly, you should know the meaning of laws. What are laws? रूल ऑफ लॉ क्या होता है? द रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट ऑल द लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री. जैसे हमारी इंडिया कंट्री में लॉज बने हुए हैं तो वो हर एक सिटीजन के लिए बने हुए हैं, नॉट अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, है ना. सिर्फ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए नहीं बल्कि ऑल द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री के लिए बने हुए हैं. इरिस्पेक्टिव उसमें उसकी कास्ट नहीं देखी जाती है, उनका प्रोफेशन, उनका जेंडर, उनका क्लास और रिलीजन कुछ नहीं देखा जाता है. ऑल द सिटीजन्स हैव टू फॉलो दैट रूल्स एंड रेगुलेशंस. ओके, चाहे वो प्रेसिडेंट हमारी कंट्री का, चाहे वो कॉमन मैन हो, उन सबको इक्वली ही ट्रीट किया जाएगा बिफोर द लॉ एज पर द प्रिंसिपल. सो आपको अब पता चल गया होगा कि अब रूल ऑफ लॉ क्या होता है. तो उसके बाद जो एक एग्जाम्पल है पेज नंबर 43 पे दी हुई है NCERT बुक पे. तो इसमें आप पढ़ो कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल पर्सन था जिसने अपने बेटे को वहाँ से छुपा दिया था कि आप हाइड हो जाओ कहीं पे जाके. क्यों? क्योंकि उसको 10 ईयर की जेल हुई पड़ी थी बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको 10 ईयर की जेल जो थी वो अनाउंस कर दी थी क्योंकि उसने एक क्राइम किया था. ओके, सो आपको क्या लगता है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल के एक्शन थे, जो भी वो पर्सन था उसके जो एक्शन थे वो सही थे? अकॉर्डिंग टू मी वो गलत था. क्यों? क्योंकि उसने अपने जो सन को था वो हाइड किया था. उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी बिकॉज ही हैड अटेम्प्टेड क्राइम. तो उसको एग्जैम्प्ट नहीं करना चाहिए था. इसमें अब जो वो ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल था उसने क्या किया? अपनी पावर का मिसयूज़ किया, उसने अपनी मनी का मिसयूज़ किया, है ना. सो ऐसा नहीं होना चाहिए. तो एक और पॉइंट है, इसके नीचे ही पहले पढ़ लेते हैं. दबाव इसमें क्या है? वोलेशन ऑफ लॉ हुआ है, लॉ टूटा है इसमें क्योंकि उसने अपनी पावर का मिसयूज़ किया. लाइक अभी यहाँ पर एक आर्बिट्ररी एक्सरसाइज यूज़ किया गया है कि आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ पावर, जैसे ऊपर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने किया. अब 2 पर्सन हैं, ठीक है, बाइक चला रहे हैं, दोनों ने हेलमेट नहीं डाला हुआ, दोनों बाइक वालों ने हेलमेट नहीं पहना हुआ है. तो क्या होता है, पुलिस जो होती है, ट्रैफिक पुलिस जो होती है, वो उन दोनों को रोक लेती है. बट एक के ऊपर पनिशमेंट लग जाती है, दूसरे को वो ऐसे ही छोड़ देते हैं बिकॉज वो उनके नॉन निकले या उन्होंने सिफारिश लगा दी, कुछ भी एग्जाम्पल एज्यूम कर लो, ठीक है. तो यहाँ पर क्या हुआ है? आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ पावर हुआ है, मतलब उन्होंने अपनी पावर का मिसयूज़ किया है कि एक को पनिश करके दूसरे को ऐसे ही छोड़ दिया. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. जो लॉ है वो इसीलिए बना है कि सभी लोग उसको फॉलो करेंगे, चाहे वो किसी भी रिलीजन, कास्ट और जेंडर के हों. लॉ अब क्या होता है, मीनिंग इसका क्या होता है रूल ऑफ लॉ का, कि ये सारे लॉज जो हैं वो इक्वली सभी सिटीजन्स के ऊपर लागू होते हैं. कोई भी इससे ऊपर नहीं होगा, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, चाहे वो वेल्दी पर्सन जिसके पास बहुत पैसा हो, चाहे वो खुद प्रेसिडेंट क्यों ना हो, सबके ऊपर जो लॉज हैं वो लागू होगा. अगर कोई भी क्राइम करता है या फिर किसी भी लॉ को तोड़ता है तो उसको एक स्पेसिफिक पनिशमेंट मिलेगी, जो भी प्रोसेस होता है उसके लिए ही. तो ऐसा ही सभी के साथ होना चाहिए. ओके, सो ये था. अब आगे आ जाता है कि पुराने टाइम में लॉज कैसे होते थे. तो यहाँ पर अगर आपको दिख रहा हो कि यहाँ पर क्या है, विलेज 1, विलेज 2, विलेज 3 एंड विलेज 4, मतलब ABCD है. तो इनके जो रूल्स होते हैं ना बेटा अलग अलग होते हैं विलेज के. ज़रूरी नहीं है कि जो एक विलेज में रूल है वो दूसरे में भी हो. तो इनके जो रूल्स होते हैं वो तो फिक्स्ड भी नहीं होते हैं और अलग अलग होते हैं, पर्सन टू पर्सन भी अलग हो जाते हैं. ये पुराने टाइम में ऐसे होते थे लॉज. जो लॉज इन एंशिएंट इंडिया, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक विलेज में बात की गई है कि फॉर स्टीलिंग राइस, किसी ने राइस चोरी किए हैं तो यू विल बी बीटन, आपको मारा जाएगा. दूसरे ही तरफ देखो, यू स्टोल राइस बट एज वी नो यू आर अ ब्राह्मण. इन्होंने बोला कि हाँ आपने चोरी की है बट आप ब्राह्मण हो, यू मस्ट हैव
जस्ट मेड अ मिस्टेक, आपने ये मिस्टेक की है, डोंट लेट दिस हैपन अगेन, उसको यही कह के टाल दिया कि आपको ये मिस्टेक दोबारा नहीं होनी चाहिए आपकी तरफ से। तो यहाँ पर देखो विलेजेस अलग अलग हैं, बात एक हुई है बट पनिशमेंट जो है वो दोनों को अलग अलग है। तो ये पुराने टाइम में ऐसा ही होता था। उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो लॉज थे वो कैसे इम्प्लीमेंट किए जाते थे, किसी को मतलब सेम ही पनिशमेंट की वजह से मतलब मार दिया जाता था या फिर उसको मतलब बिल्कुल ही किल कर दिया जाता था या किसी को मारा जाता था। दे वर नॉट बेस्ड ऑन अ रीज़न, वो रीज़न ही देखते थे, वो कम्युनिटी की जजमेंट देखते थे, और कम्युनिटी जो है हर एक विलेज की अलग अलग होती है। अब दूसरी बात यहाँ पर आ जाता है कि जो हमारे लॉज हैं वो बनते कैसे हैं। ये कॉन्सेप्ट टाइम 9 में है, आपके 99 पेज पे जो लीड की बुक है वो उसमें है, सप्लीमेंट्री बुक आपकी। तो इसमें क्या होता है, लॉ मेकिंग प्रोसेस, लॉ बनता कैसे है। द लॉ मेकिंग प्रोसेस बिगिंस विद द इंट्रोडक्शन ऑफ बिल। पहले सबसे एक बिल रेडी किया जाता है, ठीक है, ऑफ अ बिल इन इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, और उसके बाद जो बिल होता है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, चाहे वो मिनिस्टर करे या फिर कोई प्राइवेट मेंबर आके उसको इंट्रोड्यूस करे, किसको, बिल को। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप के बाद जब बिल आ जाता है तो बिल जो होता है वो स्टैंडिंग कमेटी के पास दिया जाता है ताकि वो उनके क्लोजेस जो हैं उसको डिस्कस कर सकें और उसकी रिपोर्ट बना के उसको सबमिट कर सकें। अब जो कमेटी होती है उसको भी, अब वो खुद तो पूरे डिसीजन ले नहीं सकती है ना, इसीलिए उनको भी एक एक्सपर्ट की या फिर पब्लिक की ओपिनियन की ज़रूरत होती है फॉर द बिल। थर्ड स्टेप क्या होता है, जब बिल जो है वो डिस्कस किया जाता है और डिबेट किया जाता है बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज़ लोकसभा एंड राज्यसभा। उसके बाद जब टू हाउसेज जो होते हैं राज्यसभा और लोकसभा, जब वो एग्री हो जाते हैं क्लॉजेस जो भी उसके ऊपर होते हैं या फिर कुछ भी चेंजेस चाहिए होते हैं वहाँ पे करके, तो ये जो होता है टू हाउसेज के द्वारा इसको पास किया जाता है। जब भी पार्लियामेंट के द्वारा इसको पास किया जाता है बिल सीधा किसके पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है, और प्रेसिडेंट अगर उस पर साइन कर देता है तो वो लॉ बन जाता है, अगर प्रेसिडेंट उस पर साइन नहीं करता है तो वो लॉ नहीं बनता। तो इस तरीके से जो है लॉ पास किया जाता है। सबसे पहले बिल बनता है, बिल उसके बाद जो होता है बिल स्टैंडिंग कमेटी के पास जाता है, फिर उसके बाद पार्लियामेंट के टू हाउसेस के पास, उसके बाद सीधा प्रेसिडेंट के पास जाता है। ये प्रोसीजर आप लिख भी सकते हो, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी एक चार्ट भी दिया हुआ है जिसको आपने फिल करना है, वो नेक्स्ट पेज पे है सप्लीमेंट्री बुक की ही। अगर यहाँ तक आपको किसी को डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ये आपका चैप्टर नंबर 4 था, अंडरस्टैंडिंग लॉस। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। आज मैंने जो भी आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाए हैं आपने वो रिटन फॉर्म में अपनी नोटबुक पे कर लेने हैं। हैंड राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी। ओके, हैव अ नाइस डे बच्चे।